नाजरीन, वो कौन था के बाद अब पेश खिदमत है। वो कौन है जो नवाज़ शरीफ को लंदन से पाकिस्तान आने से रोके हुए है। वो कौन है जो मरीम नवाज़ के लंदन जाने की राह में बड़ी रुकावट है। वो कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेने पर मजबूर किया, जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने केसेस को ख़त्म करने के दरपे थी। वो कौन है जो इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, जबकि इमरान खान साहब के लिए मुकम्मल तौर पर प्लान बना लिया गया था कि वो जब इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। वो कौन है जिसने कल इस्लामाबाद में रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इंतज़ाम किया और उनको मजबूर किया कि ख़ास तौर पर वो इस बात का ज़िक्र करें कि जनरल बाजवा के साथ उनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा ने उनसे ये वादा किया था कि 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में नए इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिए। मैं हूँ शकील हैदर सैयद और आप देख रहे हैं इनर व्यूज़ एंड न्यूज़। नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, तो मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि आपको बताऊं कि एक पहले आपने एक मशहूर अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम देखा होगा। मैंने भी उस पर प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया था कि वो कौन था जिसने वो बहुत सारे ऐसे इक़दामात लिए जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसको घर जाने पर मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले हम चलते हैं जो आर्मी के रिटायर्ड अफसरान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि वो कौन है। तो जैसे मैंने कहा कि कल जो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो नहीं थी, उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही नहीं दी गई। वो तो उन्होंने बेचारों ने एक तपती धूप में बैठकर अपना मुद्दा बयान किया था और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक पैगाम दिया गया सारी दुनिया को। मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, जहाँ पर हम ये वावेला मचाते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पाकिस्तान में बोलने की मुकम्मल आज़ादी है। ये ज़रूर है कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में हम खुल के बात नहीं कर सकते। जैसे कल आपने ये देखा होगा कि नस्ट में जनरल नदीम रज़ा ने एक अपने ख़िताब में कहा कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा बातचीत ना की जाए। एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने उसमें, अगर आपकी नज़र से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो जो टॉक है उनकी तपती धूप में अगर वो गुजरी हो, तो आपने सुना होगा उसमें एक ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब, उन्होंने बड़े खुल के इस बात का इजहार किया कि अयूब खान के ज़माने में हम अमेरिका की ग़ुलामी में मुकम्मल तौर पर चले गए। तो जैसे मैंने कहा कि जो वेटरन्स हमारे हैं पाक आर्मी के, उन्होंने कल एक तपती धूप में टॉक की मीडिया के साथ। तो उसमें उन्होंने, जिस मैं बता रहा था कि ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब ने अपनी एक किताब का भी रेफरेंस दिया। तो वो किताब भी मेरा ख्याल है कि अभी तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन कोशिश करूँगा कि अगर मौका मिला तो वो किताब भी ज़रूर पढूं। और ये जो एक परसेप्शन बना दी गई है कि लोग फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ़ौज हमारा एक बड़ा ही डिसिप्लिन और मुक़द्दस इदारा है। उसके बारे में जो बातें की जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी क़यादत जो है उसको निशाने तनक़ीद बनाया जाता है। और वो निशाने तनक़ीद मेरा ख़्याल है ठीक भी है, क्योंकि ख़ुद जो फ़ौज के जो अपने लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ की गलतियों को माना जाता है कि उन्होंने किस तरह एक टेलीफोन कॉल के ऊपर अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे। इसी तरह जनरल ज़ियाउल हक़ का जो दौर रहा उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरह वो अमेरिका की जंग में उन्होंने पाकिस्तान को शामिल करवा दिया था और एक हमने अमरीकी जहाद लड़ा रशियन अफवाज के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत सारी ऐसी गलतियां रही हैं पाकिस्तान टूटने में भी, जो जनरल याहिया खान का जो किरदार है। तो ये जो चीज़ें बात की जाती है वो खुदा न खास्ता फ़ौज के बारे में नहीं की जाती। फ़ौज के अंदर जो फ़ौजी क़यादत है, जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाए, जिन्होंने अमेरिका और बरतानिया के जो मफादात हैं उनको पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया, तो वो उन लोगों के, उन जर्नैलों के बारे में भी बात होती है। और साथ साथ जैसे इकबाल ने कहा है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हर आदमी ही खुदा न खास्ता गद्दार या मुहिब वतन नहीं है। हमारे अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे मैंने कल के मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो लोग थे उसमें ख़ास तौर पे आपको मालूम होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल अली कुली खान साहब मौजूद थे, जो एक वक्त सीनियरिटी लिस्ट पर टॉप
پر تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا اور ان کی جگہ پرویز مشرف کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا تھا، اور پھر پرویز مشرف نے ان کے ساتھ جو کیا وہ ان کو معلوم ہی ہے۔ تو میں آپ کو پھر اب اس بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ وہ کون ہے، تو وہ جو کون ہے وہ آپ کو اس طرح اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ایٹمک ایسٹس ہیں ان کو ان کی حفاظت کے لیے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے۔ یہ میری اپنی کنوکشن ہے کہ اس میں یہ بات بھی ضرور کہیں نہ کہیں کسی سٹیج پر سوچی گئی ہوگی اور اس کو سمجھا گیا ہوگا کہ اگر ایک ہی آدمی کے پاس، جیسے آرمی چیف کے پاس اگر تمام کنٹرول دے دیا جائے گا تو یہ چیز خطرناک ہو سکتی ہے، چونکہ خدا نخواستہ اگر ہمارا آرمی چیف کمپرومائز ہو جاتا ہے تو ہمارے جو یہ ایٹمک ایسٹس ہیں یہ بھی اس میں بھی کچھ اس طرح کی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اگر خدا نخواستہ آرمی چیف کمپرومائز ہوتا ہے تو ہمارے یہ وہ جو ایٹمک ایسٹس ہیں اس میں ان کے غیر محفوظ ہونے کا خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔ تو اسی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں اپنی ایک تجزیے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ضرور سوچا گیا ہوگا کہ آرمی چیف کے پاس تمام اختیارات نہ ہوں، تو ایک اس طرح کی ضرور کوئی ایسی باڈی ہوگی یا کوئی اس طرح کی ایک کمیٹی ہوگی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ آرمی چیف کے جو اقدامات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتی ہوگی۔ تو بہت سے ایسے جو اقدامات ہیں جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوتے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ضرور کوئی نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ضرور موجود ہوگا۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہی سسٹم جو ہے اب شاید اپنا کام کر رہا ہے، جس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو وہ غالباً وہ سسٹم ہی ہے جو ان غلط اگر کوئی چیزیں ہو گئی ہیں پچھلے دنوں میں تو شاید ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، یا پھر وہ فردر اس میں جو بھی آگے ملک کے لیے بہتری ہوگی آپ کو اپنا کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس بات سے ایک اطمینان بھی ہونا چاہیے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک خدا نخواستہ بالکل امریکہ کو بیچ دیا گیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایسے لوگ ہمارے پاس ان کی کمی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان ہمارا پھلے گا پھولے گا۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ کچھ یہ پریشانیاں اس طرح کی آتی ہیں، ہمیں اس میں بہت زیادہ پینک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا اپنی آواز بھی اٹھاتے رہنا چاہیے، لیکن اس آواز میں ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کوئی ہم اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے ہمارے ملکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہو۔ انشاءاللہ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا کے ہی اچھے بندے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، تو ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ابھی پاکستان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، کالی بھیڑیں بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ جلد یا بدیر ان کا بھی قلع کما ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔